नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीपीएससी का बिगुल बज चुका है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपको मिला, जिसमें आपको बताया गया कि जल्द ही आपका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और यह वैकेंसी ओपन की जाएगी। उसके बाद से बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठने लगे, क्या एलिजिबिलिटी, कैसे, क्या ना, बहुत सारी चीज़ें जो हर एग्ज़ाम के पहले अमूमन हमको जानकारी चाहिए होती है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ताकि हम उसी हिसाब से रणनीति अपनी बना सकें, उसी हिसाब से अपने प्लान बना सकें और उस परीक्षा को क्रैक कर सके। उसी क्रम में बीपीएससी पीआरटी के लिए आज एक छोटा सा सेशन आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी जानकारी को इनहेंस करने के लिए या कुछ जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको आपको अपडेट करने के लिए। 1 to 5 के लिए पीआरटी होता है। इस बार वैकेंसी जो आई है 1 to 5 आएगी, 6 to 8 आएगी, 9 to 9, 10 और 11, 12 ये हर बार होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इस बार नया कुछ हुआ है, इसी क्रम में आएगी। और अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार ये बताया गया कि मार्च में वैकेंसी आएगी, तो मार्च में आएगी। तो एक जो आपका डाउट था वो समाप्त हो गया, जिससे बहुत सारे बच्चों का ये था कि जिन लोगों ने सीटेट दिया है फेब वाला 2026 जो फेब में दिया, 7 और 8 फेब को हुआ था, क्या वो लोग इस परीक्षा में बैठेंगे। अगर आपका रिजल्ट उसके पहले आ जाएगा, नोटिफिकेशन के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप उस परीक्षा में बैठेंगे। अब चूंकि पैटर्न सीटेट का ऐसा रहा है कि लगभग रिजल्ट वो 1 महीने के अंदर दे देता है, तो अगर यह 10 मार्च के बाद वैकेंसी ओपन होती है तो संभवतः आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो अब डिपेंड यही करता है कि सीटेट का रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी ओपन हो। जहां तक मुझे लगता है कि सीटेट के रिजल्ट के बाद ही यह वैकेंसी ओपन होनी चाहिए, बाकी तो भविष्य जाने, भविष्य में क्या रखा है ना। लेकिन उम्मीद यही करेंगे, अगर रिजल्ट पहले आ गया तब आप एलिजिबल होंगे, अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, आइए अब बात कर ले एलिजिबिलिटी की, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल था। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th है। सीनियर सेकेंडरी बोला गया है, 12th है मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन यह 12th 50% के साथ होना चाहिए। ठीक, और इस 12th के साथ डीएलएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। कई जगह बीटीसी भी इसको बोला जाता है, डीएलएड होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि डीएलएड तो ग्रेजुएशन के बाद होता है। हाँ, ऑब्वियस है, होता है, कुछ जगह 12th के बाद भी होता है ना, बीटीसी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो 12th के बाद भी होता है। लेकिन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप ग्रेजुएट है तब भी आपको 50% चाहिए ना, ग्रेजुएट आप है तब भी आप 50% अंक के साथ जाएंगे, प्लस डीएलएड आपको चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी यही शर्त है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए 50% अंक के साथ, प्लस डीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा सीटेट या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा, बीटेट चूंकि हो नहीं रहा है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि बीटेट नहीं होगा, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि जो सीटेट पास है वो जाएंगे। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। किसके लिए क्या कैटेगरी रखी गई है? तो अगर आप यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 90 मार्क्स होने चाहिए आपके। 90 मार्क्स का मतलब 60%। अगर आप ओबीसी या अदर रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके लिए 55% होना चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स रखा गया है। ठीक है ना, 50% रखा गया है। हाँ, ध्यान रखिए, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी यही शर्त है, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी यही शर्त है, उनको 55% लाना होगा। ठीक है ना, ईबीसी ओबीसी इन सब के लिए 55% ही लाना है। ईबीसी भी अगर आप भूल रहे हो तो यहाँ लिख सकते हैं, ईबीसी के लिए भी यही शर्त लगेगी, उनको भी 55% लाना है, 55% होना चाहिए। अब वो कैंडिडेट जो बिहार के बाहर से आ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से लोग जाएंगे परीक्षा देने, हरियाणा से जा रहे हैं, राजस्थान से, मतलब बिहार का डोमिसाइल अगर नहीं है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही माने जाएंगे। भले ही आपके स्टेट में आप कैटेगरी में आते हो, लेकिन आप पर रिजर्वेशन लागू होता हो, लेकिन जब आप अपने स्टेट से बाहर जाएंगे, यानी बिहार में जाएंगे और बिहार आपका डोमिसाइल नहीं, आपका स्टेट नहीं है, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, यानी 90 मार्क्स यानी 60% आपका होना जरूरी है। इस एक चीज का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना। इसके अलावा एक सवाल और आ रहा है कि छूट क्या है, तो आप जानते रहिए 5% की छूट एक्स्ट्रा रखी गई है। ठीक है ना, 5% की छूट रखी गई है एससी एसटी
ईबीसी, ओबीसी, जो भी नियम लागू होता है उन पर, दिव्यांग जनों के लिए भी जो भी नियम लागू होता है उसके तहत 5% तक की छूट मिल रही है। ठीक, अब सवाल आया कि ये तो एलिजिबिलिटी हो गई, एज क्राइटेरिया क्या हो, एज का क्राइटेरिया क्या हो, एज का क्राइटेरिया हम क्या रख रहे हैं, तो जैसे ही हम अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो एज 37 मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, 37 होनी चाहिए, किसकी, मेल की। यूआर में आप मेल की बात करेंगे, यूआर में आप मेल की बात करेंगे 37, वहीं यूआर में आप फीमेल की बात करेंगे तो ये एज क्राइटेरिया 40 इयर्स हो जाता है। ठीक है ना, क्राइटेरिया 40 इयर्स हो जाता है। वहीं पर अगर आप ओबीसी या ईबीसी की बात कर रहे हैं तो यह 40 इयर्स हो जाएगा, 40 इयर्स रखा गया है। और एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए यह 42 इयर्स हो जाता है। ठीक है ना, ये एज क्राइटेरिया आपका है जो फॉलो करना है, जो इसमें फॉलो होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जिस पर आपको जानकारी चाहिए थी। ध्यान रखिए, सीनियर सेकेंडरी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसका आप ध्यान रखेंगे, सीनियर सेकेंडरी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके ऊपर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो वो कोई मैटर नहीं करेगा, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए। 50% के साथ एटलीस्ट आपको जाना, इतना आपका होना चाहिए, प्लस डीएलएड होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से जो लोग बीएड किए हैं वह प्राइमरी से बाहर है, तो बीएड वालों का डिग्री, बीएड की डिग्री यहाँ मान्य नहीं है, डीएलएड की डिग्री मान्य है। एज क्राइटेरिया यही रहा आपका। और आपको कितने मार्क्स होने चाहिए, अगर आप अदर स्टेट से जा रहे हो तो आप जनरल काउंट होंगे, ये जानते रहिए, अदर स्टेट से आप गए तो आप जनरल काउंट होंगे। आपको 60% मार्क्स लेना है सीटेट में, या अगर बीटेट भी आपने पहले दिया होगा तो 60% मार्क्स। ईबीसी अनरिजर्व फीमेल, ओबीसी है तो 55% मार्क्स, और अगर एससी एसटी कैटेगरी है तो फिर 50% मार्क्स के साथ आप जाएंगे। एक सवाल और, जो सीटेट वाले इस बार वाले जिन्होंने फेब का एग्जाम दिया है और वो कह रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो अगर आपका रिजल्ट आ गया होगा, नोटिफिकेशन के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप निश्चित तौर पर एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नोटिफिकेशन के बाद आएगा तो अपीयरिंग कैंडिडेट इसमें मान्य नहीं होते, क्योंकि यह जॉब के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए तो है नहीं, यह जॉब के लिए, तो इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट माने नहीं जाते। ठीक है ना, बाकी फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की बात भी करेंगे। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है जिसकी जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी।